डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, ये हम लोग आज सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी जो पार्टिकल की मोशन है वो दो तरह का हो सकता है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे और दूसरा किसी और डायरेक्शन में मूव करे। तो हम दोनों केसेस 1 बाय 1 लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि केस 1 पहला हम ले रहे हैं, व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, यानी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है और इसलिए v वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सपोज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड एट ए प्लेस, इट्स स्ट्रेंथ इज b एंड ए पार्टिकल एंटर्स इन दिस फील्ड विथ वेलोसिटी v एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। तो इस फील्ड की इंटेंसिटी है b इंटेंसिटी का फील्ड। अब पार्टिकल यहाँ एंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है और v बोर्ड के ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। और अब यहाँ पर या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 अप्लाई करके इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि पार्टिकल का मास m है और चार्ज इसका q है, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगा। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 मेरे लिए, मैं जनरली इसी रूल का यूज करता हूँ। फैला लें और थंब रखें करंट की डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव चार्ज की चलने की डायरेक्शन में। उंगलियां रखें मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में, ये रख दिया। तो फोर्स लग रहा है किस तरफ, नॉर्मल टू द पाम। तो पाम का नॉर्मल तो भाई ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। And when the force applied on a particle is acting along perpendicular to its velocity, then such force act like a centripetal force. तो ये जो फोर्स है इस पार्टिकल के लिए जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना। तो ये जो फोर्स है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा, पार्टिकल एक सर्कल में चलेगा, ठीक है। पार्टिकल चलता हुआ यहाँ आ गया, अब उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो आपका अंगूठा उधर होगा, उंगलियां तो अभी भी बी की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल अब आ रहा है इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, जो कि फिर से सेंटर की तरफ है। यानी पार्टिकल कहीं भी रहे, ये जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट एट राइट एंगल्स टू द वेलोसिटी, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहता है और इसलिए इस फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में यदि आप कंपोनेंट निकालें तो f cos 90 यानी कि 0, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, और कोई एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन इसको मिल नहीं रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है बस।
एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाँ करेगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और इसलिए टेंजेंशियल जो स्पीड है वो कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन, और वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। इस सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस मान लीजिए r है, तो हमें इस r की वैल्यू निकालनी है। ये किस टाइम पीरियड के साथ में रिवॉल्यूशन करेगा वो टाइम पीरियड निकालना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी पर यूनिट टाइम पर सेकेंड ये कितने राउंड लगाएगा वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये तीन बातें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो लेट मास of the particle equal to a charge of the particle equal to q, intensity of magnetic field equal to b, and velocity of the particle equal to v। ये हमने इनिशियल डेटा हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, देन फोर्स applied on the particle by the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो हम कहते हैं F इज इक्वल टू QVB, इतना फोर्स उसने अप्लाई किया है। और यही क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होना चाहिए, तो हमको मालूम है सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मिनट, दिस फोर्स behaves as the centripetal force and particle describes a, ऊपर ले लेता हूं, and the particle describes a uniform circular motion if the radius of the circular path equal to small r। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस मान लीजिए स्मॉल r के बराबर है। Then required centripetal force कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें मास मालूम है, पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम है, सर्कुलर पाथ की रेडियस मालूम है, सब मालूम है, तो एफ डैश बराबर होगा mv²/r। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इतना अवेलेबल है और इतने की रिक्वायरमेंट है, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम f मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश। जितनी की जरूरत है उतनी मिल रही है, तभी तो ये मोशन पॉसिबल होगा। तो f तो मिला था QVB, एफ डैश मिला है mv²/r।
तो v और v तो कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू mv अपॉन qt। लो भाई, आपको अपने सर्कुलर पाथ की रेडियस मिल गई। तो पार्टिकल जो है इतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एम, क्यू, बी, ये सब तो कांस्टेंट है। तो v डिपेंड करेगा r डिपेंड करेगा सीधे सीधे v पर। तो r इज प्रोपोर्शनल टू v। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी बड़ी रेडियस के सर्कल में वो घूमेगा। स्पीड कम होगी तो छोटा सर्कल, स्पीड बड़ी होगी तो बड़ा सर्कल वो लेगा। ठीक है ना। अब इस रेडियस के लिए कुछ फॉर्मूले हम और निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, since mv is equal to p, the momentum, हम इसको मोमेंटम कहते हैं, तो हम mv की जगह ये भी रख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू p अपॉन qp। ये आपका रेडियस का दूसरा फॉर्मूला आ गया। यदि वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, और सीधे सीधे मोमेंटम दिया है तो फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है। सिंस काइनेटिक एनर्जी, चलिए इसको हम कैसे दिखाएं, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इतना मिलता है। मैं 2 को इस तरफ ले आया, 2 इस तरफ लाया और m से मल्टीप्लाई किया, तो m से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी कर दिया मैंने। और m स्क्वायर v स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, एंड देयरफॉर p इज इक्वल टू रूट 2mk। p इज इक्वल टू रूट 2mk, तो मैं p की जगह में भी रख सकता हूँ, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू रूट 2mk बाई qp। तो in this way we have 3 formulae for radius of the circular path। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस के लिए हमारे पास 3 फार्मूले आ गए हैं। कौन कौन से आ गए हैं? r इज इक्वल टू mv बाई qb, ये तो हमने ओरिजिनली डिराइव किया। इसकी जगह फिर हम रख सकते हैं p अपॉन qb, और इसकी जगह रख सकते हैं रूट 2mk बाई qb। तो r के लिए 3 फार्मूले हैं। अब क्वेश्चन में जैसा डेटा अवेलेबल हो, मोमेंटम अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन या फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द पार्टिकल डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। ये तब होगा जबकि फील्ड जो है, जब पार्टिकल जो है वो फील्ड के राइट एंगल्स पे चले। अब जरा इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कैपिटल T। ये तो मालूम है कि टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट ए रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड T बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए रिवॉल्यूशन अपॉन स्पीड। भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कौन सा डिस्टेंस? एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चला और किस स्पीड से चला। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए तो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, स्पीड ले रहा है v। अब इस r की वैल्यू जो भी हम लोगों ने निकाला वो रख देते हैं, तो वो है mv अपॉन qb। तो v तो हो गया कैंसिल, सो इट इज 2πm बाई qb। अब फॉर ए पार्टिकल, जैसे कि हमने प्रोटॉन लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, ड्यूट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, कोई भी पार्टिकल, उसका मास, उसका चार्ज, तो भाई दोनों कांस्टेंट होंगे। और तुमने जिस फील्ड में उसको एंटर किया हुआ है वो फील्ड के लिए b भी कांस्टेंट होगा। यानी एक दिए गए फील्ड के लिए, एक दिए गए पार्टिकल के लिए
ये टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होता है. इट नाइदर डिपेंड अपॉन वेलोसिटी नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. चाहे वो धीरे से चले चाहे स्पीडली चले, छोटे सर्कल में चले चाहे बड़े सर्कल में चले, टाइम पीरियड क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और यही साइक्लोट्रॉन का वर्किंग का प्रिंसिपल है. साइक्लोट्रॉन इसी बेस पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो साइक्लोट्रॉन का यही प्रिंसिपल है. ठीक है, तो इन्हें गिवन मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए पार्टिकल in the time period will be a constant. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, न तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और न ही ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करेगा. तो थर्ड, फ्रीक्वेंसी न्यू, कि पार्टिकल कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ घूमेगा. तो हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/t एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू qv अपॉन 2πm एंड देयरफॉर इट इज कांस्टेंट. ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट बना रहेगा. राइट. तो ये था पहला इंटरेक्शन बिटवीन ए चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल्स पर एंटर करता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इतना मिलता है. लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, तब उसका मोशन कैसे होगा. तो केस 2, when v वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, कोई दूसरा एंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये वेलोसिटी जिससे पार्टिकल इस फील्ड के अंदर आ रहा है, दोनों के बीच के एंगल मान लेते हैं थीटा है. तो आपको इस v के दो कंपोनेंट मिलेंगे, v cos थीटा along b एंड v sin थीटा along परपेंडिकुलर टू b. ये दो वेलोसिटी हो गए पार्टिकल के पास. और जब आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं, फिर उस वेक्टर को भूल जाओ, v को भूल जाइए, नहीं है वो, उसकी जगह पे दो वेलोसिटी आ गए. हमें मालूम है कि जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है, जैसे कि v cos थीटा क्या हुआ, b के पैरेलल हो गया, तो फील्ड का कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता. और जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा. मीन्स the particle will describe a uniform linear motion due to this component of velocity v cos theta. तो v cos थीटा के कारण पार्टिकल एक लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इस कांस्टेंट स्पीड से चलेगा. ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वहाँ भी स्पीड नहीं बदलता, लेकिन सर्कल में घूमता है. तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी द पार्टिकल विल डिस्क्राइब
ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल के पास दो मोशन हो गए, एक ही समय में हो गए, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन। तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? तो रिजल्टेंट मोशन ये होगा कि पार्टिकल घूमेगा भी सर्कल में और आगे भी बढ़ता जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। v cos थीटा उसको आगे बढ़ाएगा, v sin थीटा उसको घुमाएगा। तो किस तरह का पाथ वो फॉलो करेगा? तो पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। ये सर्कल में घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इन दिस वे वो घूमता भी जाएगा, आगे बढ़ता भी चला जाएगा। अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड बी के चारों तरफ घूमेगा और बी की डायरेक्शन में बढ़ेगा। इस तरह के जो पाथ है, ये जो पाथ है, इसको हम स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ कहते हैं। हेलिकल पाथ में पार्टिकल घूमेगा। तो ये जो पाथ मिल रहा है हमको, इट इज कॉल्ड द हेलिक्स। हेलिक्स कहते हैं या हेलिकल पाथ कहते हैं। तो हेलिक्स में घूमेगा। तो यहाँ पर भी हमें कुछ बातें कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूले निकालने हैं। क्या कि इसके हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा। अभी हम लोगों ने रेडियस निकाला था, वो निकालना है। टाइम पीरियड कितना होगा, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, वो भी हम लोगों ने भी मालूम किया, तो अभी हम लोग सीधे सीधे दे सकते हैं। और इस हेलिकल पाथ या हेलिक्स का पिच कितना होगा, इसको कहते हैं पिच। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्कुलर पाथ। ये दो सर्कुलर पाथ के बीच में कितने का डिस्टेंस आ रहा है, इट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। तो लेट एंगल बिटवीन V and B इज थीटा। V और B के बीच का एंगल थीटा है। देन we can find following two components of velocity v। कौन कौन से दो कंपोनेंट हमने मालूम किए? नंबर 1 v cos थीटा along b की डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ velocity, the magnetic field cannot apply force on the particle, and therefore the particle will describe uniform linear motion। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन डिस्क्राइब करेगा, नंबर 1, ठीक है ना। अब इसका दूसरा कंपोनेंट जो हम लोगों ने मालूम किया वो है v sin थीटा। किधर है? परपेंडिकुलर टू बी। ये अलोंग बी था और ये परपेंडिकुलर टू बी आ रहा है। तो सेकेंड v sin थीटा परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी। और जब b और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट of v, the particle will describe a uniform circular motion। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी मिल गया उसको।
दूसरे कंपोनेंट के कारण। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, हेलिकल पाथ। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस two motions is a helical path. Around the as shown in figure. तो जैसे हमने फिगर में दिखाया उस तरह का हेलिकल पाथ में चलेगा। अब हमको इस हेलिकल पाथ का रेडियस, इस मोशन का टाइम पीरियड और पिच, ये कुछ 2-3 बातें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो नंबर 1, रेडियस ऑफ द हेलिक्स। इस हेलिक्स का रेडियस कितना होगा, तो r = मास इंटू वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी ने उसको सर्कुलर मोशन दिया है, v sin थीटा। तो v की जगह आ गया v sin थीटा बाई QB। अब इस mv की जगह आप फिर रख सकते हो p, आप फिर रख सकते हो √2m के, है ना, जैसे हम लोग रखते आए हैं। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू p इंटू साइन थीटा बाई QB एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू √2m के साइन थीटा बाई QB। तो जैसे डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन में, उसको अकॉर्डिंगली आपको फार्मूला सेलेक्ट करना है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक। सेकेंड, टाइम पीरियड। तो भाई टाइम पीरियड जो है ये तो कांस्टेंट होता है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है। तो कितना टाइम पीरियड मिलेगा, t = 2πm अपॉन QB। हमने इसी वीडियो में इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, प्रूफ किया है, इतना मिलेगा एंड इट इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बना रहता है। ठीक। एंड थर्ड पिच। चलो ऊपर निकालते हैं। पिच किसका, पिच हेलिक्स का। तो थर्ड, पिच ऑफ द हेलिक्स। तो मान लीजिए कि पिच जो है वो x के बराबर है। तो ये जो x है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा इन ए टाइम t। इन ए टाइम t, तो t टाइम में v cos थीटा वेलोसिटी के साथ वो जितना चलेगा वही तो आपका पिच होगा x। तो x = द टाइम पीरियड इनटू द वेलोसिटी। किस स्पीड से चला, कितने टाइम तक चला। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक। तो टाइम मालूम है, स्पीड मालूम है, तो x निकल आया, कितना होगा, 2πm v cos थीटा अपॉन QB। तो बच्चों ये है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या एक चार्ज पार्टिकल और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच का इंटरेक्शन। तो इस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह से उनके बीच में सारी बातें चलती हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो ही गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन या डाउट जो है वो दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।